नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों हम पीजीसीआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और ये इस सीरीज का लास्ट एंड फाइनल पार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 91 है, इन नोड एनालिसिस विच एलिमेंट इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। आपके ऑप्शंस हैं ए हाईएस्ट वोल्टेज नोड, बी ग्राउंड और जीरो वोल्टेज नोड, सी नोड विद मैक्सिमम ब्रांचेस एंड डी नोड विद मिनिमम ब्रांचेस। दोस्तों हम नोड एनालिसिस के क्वेश्चन काफी सारे कर चुके थे, तो उसमें जो सर्किट बनता था उसमें एक वोल्टेज सोर्स होता था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इधर और एक वोल्टेज या करंट सोर्स इधर। तो ये V1, ये V2, ये R1, R2, ये R3, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तो दोस्तों नोड एनालिसिस के टाइम पे हम क्या यूज करते थे, हम KCL का नियम यूज करते थे। और KCL का नियम क्या कहता है कि नोड पर आने वाला करंट नोड से निकलने वाले करंट के बराबर होगा। दैट मीन नंबर ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ऐसे इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए या ऐसे नोड सर्किट को सोल्व करने के लिए हमें सभी नोड पर वोल्टेज का पता होना चाहिए। तो एक वोल्टेज हमें ये पता है, एक वोल्टेज हमें ये पता है, इस नोड पर हमें वोल्टेज नहीं पता है। तो ऐसी नोड को हम आमतौर पर रेफरेंस नोड ले लेते हैं। रेफरेंस नोड कौन सी होती है? इसे ग्राउंड नोड भी बोला जाता है, यहाँ से जीरो वोल्टेज नोड भी बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों रेफरेंस नोड को हम बेसिकली ग्राउंड करके रखते हैं। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस जंक्शन पर करंट डिवाइड हो रहा है, जैसे अगर हम बात करें इसी डायग्राम की, तो ये जंक्शन है, यहाँ से करंट आया, इस पाथ पे डिवाइड हुआ और एक करंट इस पाथ पे गया, I1, I2, I3। तो जिस पाथ से करंट डिवाइड हो रहा है हम उस पाथ को भी रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। और एक और चीज, हम रेफरेंस पॉइंट उस पॉइंट को ही मान सकते हैं जो दो सर्किट के बीच का एक कॉमन नोड हो। जैसे ये सर्किट एक है या ये लूप एक है, ये लूप दो है, इसके बीच में कॉमन नोड कौन सी है? AB वाली कॉमन नोड है, तो इसे भी हम रेफरेंस नोड मान लेते हैं। इसका क्या फायदा होता है दोस्तों? इससे हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है, ईजी हो जाती है। ये वोल्टेज को रेफरेंस प्रोवाइड करता है और ये नंबर ऑफ समीकरण को या नंबर ऑफ कैलकुलेशन को कम करता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो ग्राउंड वोल्टेज होता है उसका लेवल कितना होगा? 0 होगा। तो जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसकी, तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनती है, ये रेफरेंस नोड है तो यहाँ पे वोल्टेज 0 है, ये हमारा लोअर पोटेंशियल होता है ग्राउंड, और ये हायर पोटेंशियल पे यहाँ पे V होता है। तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनती है, V1 माइनस V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, V2 माइनस V अपॉन R। इससे हमें V1 और V2 की वैल्यू निकल के आ जाती है। अगर हम रेफरेंस वोल्टेज ना लेके चले तो हमें V1 और V2 का मान निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 92 है, वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर आर प्राइमरली यूज्ड इन विंड टर्बाइन बिकॉज दे, आपके ऑप्शन से इंक्रीज द विंड टर्बाइन साइज, बी अलाउ वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन, सी मेक द टर्बाइन नॉइसलेस एंड डी रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट। दोस्तों ज्यादातर हम 4 तरीके के इंडक्शन जनरेटर यूज करते हैं। पहला होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर, दूसरा होता है वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर, थर्ड इज सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर, एंड फोर्थ वन इज वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर। अभी हमसे किसके बारे में पूछा गया है? हमसे वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर के बारे में पूछा गया है। तो हम दो चीज का रेफरेंस लेंगे। पहला लेंगे स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर सबसे सिंपल ऑपरेशन होता है इसका, लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इसमें हमें वेरिएबल स्पीड नहीं मिल पाती है। अब वेरिएबल स्पीड का यहाँ पे क्या फायदा है? देखिए, विंड की स्पीड कभी ज्यादा हो सकती है या कभी कम हो सकती है, यानी कि विंड की स्पीड पूरे दिन भर में फ्लक्चुएट करती है। तो विंड की स्पीड अगर फ्लक्चुएट कर रही है तो जो विंड टर्बाइन है वो कभी तेज चलेगी, कभी स्लो चलेगी। और क्योंकि इसकी स्पीड वेरिएबल नहीं है, यानी कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं और इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है। क्योंकि देखिए, जब स्पीड कम हुई तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक एनर्जी कम बनेगी, लेकिन जब स्पीड ज्यादा है तो उस केस में भी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा नहीं बना पाता है, क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। और साथ में इसका पावर फैक्टर कैसा होता है? इसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है। ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। तो इन्हीं को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर का। अब वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर में हमें वेरिएबल स्पीड मिल जाती है। और वेरिएबल स्पीड इसको मिलती कैसे है? हम एक्सटर्नली वाउंड रोटर में एक रजिस्टर का सर्किट लगा देते हैं। तो रजिस्टर का सर्किट जब हमने लगाया तो इससे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? इससे हम करंट के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। और जब हम करंट के फ्लो को कंट्रोल करेंगे तो इससे टॉर्क कंट्रोल होगा, और जब टॉर्क कंट्रोल होगा तो इससे आरपीएम कंट्रोल होंगे, यानी कि मोशन कंट्रोल होगा। तो इन केस अगर विंड की स्पीड तेज है तो ये ज्यादा एनर्जी को कैप्चर कर सकता है, यानी कि ये ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकता है। वहीं बात करें अगर विंड की स्पीड कम है तो उसके हिसाब से ये अपने आप को मेंटेन करके वोल्टेज स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो इसमें वोल्टेज स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। हाँ, पर इसका एक चीज और है, इसमें पावर फैक्टर अभी भी लैगिंग रहेगा, क्योंकि इंडक्शन जनरेटर में या इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर लैगिंग होता है। तो इसमें दो एडवांटेज हमें ज्यादा अच्छे मिलते हैं। एक, ये ज्यादा एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसमें वोल्टेज स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहती है। साथ में इसके और एडवांटेज क्या है? इसमें मैकेनिकल स्ट्रेस कम होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल लॉस इन अ सिंक्रोनस मोटर। आपके ऑप्शन है ए आयरन लॉस, बी कॉपर लॉस, सी कैपेसिटिव लॉस एंड डी फ्रिक्शन लॉस। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं? एक होता है स्टेटर कॉपर लॉस, देन फील्ड कॉपर लॉस, कोर लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस एंड स्ट्रे लॉस। कोर लॉसेस को दोस्तों आयरन लॉसेस भी बोला जाता है और ये किसकी वजह से होते हैं? ये एडी एंड हिस्टैरिसीस करंट की वजह से होते हैं। तो अगर आप गौर करेंगे तो इसमें कौन सा लॉसेस नहीं होता? इसमें कैपेसिटिव लॉस नहीं होता। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 94 है विच टेस्ट सिग्नल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ अ सिस्टम। ये अगेन कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है और ये पीजीसीएल आईटीआई में नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस थे रैंप सिग्नल, इंपल्स सिग्नल, साइनसोइडल सिग्नल और स्टेप सिग्नल। स्टेडी स्टेट एरर क्या बताता है? ये डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस? इनपुट एंड आउटपुट का डिफरेंस जब टाइम अप्रोच कर रहा होता है इन्फिनिटी को। यहाँ इसे ऐसे बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट एरर इज डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू व्हेन टाइम अप्रोचेस नियर टू इन्फिनिटी। क्योंकि दोस्तों इन्फिनिटी के टाइम पे हमें मिलता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। दोस्तों स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक टाइप ऑफ इनपुट और दूसरा टाइप ऑफ सिस्टम। यानी कि स्टेडी स्टेट एरर केवल क्लोज्ड लूप सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। अगर वो सिस्टम क्लोज्ड लूप सिस्टम नहीं है तो आप स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स नहीं निकाल सकते हैं। और इसका फीडबैक सिस्टम भी यूनिटी होना चाहिए। अगर फीडबैक सिस्टम यूनिटी नहीं है तो पहले हम उस सिस्टम को यूनिटी बनाएंगे, देन हम स्टेडी स्टेट एरर को निकालेंगे। अब दोस्तों इसमें से आपको कुछ चीजें बाउंस अप होके जा रही होंगी, तो इसके लिए आपको कंट्रोल सिस्टम को स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। ये क्वेश्चन आ रखा था तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो इसके डेरिवेटिव होते हैं वो कैसे होते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं लिमिट टाइम अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ईटी विच इज इक्वल्स टू लिमिट एस अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एस ई एस। तो स्टेडी स्टेट एरर को ऐसे कुछ डिफाइन करते हैं। देखिए इनके ना कुछ फॉर्मूले हैं, हम स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, यूनिट रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टेप रिस्पॉन्स क्या होता है। तो ये बहुत सारे इसके फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों स्टेडी स्टेट एरर हम कैसे निकाल सकते हैं? हम स्टेप सिग्नल के थ्रू स्टेडी स्टेट एरर को निकाल सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 95 पे अ प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट हैज अ पावर फैक्टर ऑफ। आपके ऑप्शन से 0.5, इनफाइनाइट, 1 एंड 0। दोस्तों एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कोई भी रिएक्टिव पावर या अपेरेंट पावर नहीं होती है, क्योंकि इसमें ना ही इंडक्टेंस लगा होता है ना ही कैपेसिटेंस लगा होता है। क्योंकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ही जिम्मेदार होते हैं ये रिएक्टिव पावर जनरेट करने के। जब ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस अवेलेबल ही नहीं है तो जो हमें टोटल पावर मिलेगी वो कैसी पावर होगी? वो रियल पावर होगी, क्योंकि एक रेजिस्टिव लोड हमेशा रियल पावर प्रोवाइड करेगा। और एक रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर ना तो लैगिंग होता है ना ही लीडिंग होता है, इसका पावर फैक्टर होता है यूनिटी विच इज इक्वल्स टू 1। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 96 है फॉर एन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट विच टाइप ऑफ मोटर इज मोस्ट सुटेबल। आपके ऑप्शन है ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, बी सिंक्रोनस मोटर, सी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड डी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। दोस्तों दो तरह की इंडक्शन मोटर होती है, एक होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अगर हम बात करें दोनों के डिफरेंस की तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है वो लो होता है और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टॉर्क हाई होता है। अब हमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हाई टॉर्क कैसे मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम एक एक्सटर्नल सर्किट को स्लिप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। वो एक्सटर्नल सर्किट कौन सा होगा? वो एक्सटर्नल सर्किट होगा रेजिस्टेंस का सर्किट। इससे हम करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी एक दो क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें एक और चीज आती है, जो टॉर्क होता है दोस्तों इंडक्शन मोटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के और स्लिप के। यानी कि जितनी कम स्लिप होगी उतना ज्यादा टॉर्क होगा और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा। तो अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो टॉर्क आपका बढ़ जाएगा, डायरेक्टली बढ़ेगा। अब क्योंकि हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया है और रेजिस्टेंस क्या करता है? अवरोध पैदा करता है करंट के लिए। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी टॉर्क बढ़ेगा, पर इसमें क्या हो जाएगा? करंट आपका रिड्यूस हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो दोस्तों स्लिप रिंग मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट करती है, कितना ज्यादा? 3 से 4 गुना ज्यादा रेटेड टॉर्क के। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 97 है किस प्रकार की त्रुटि किसी उपकरण की आयु बढ़ने का कारण होती है। तो हमें बेसिकली क्या बताना है? एजिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये किस कारण से होता है इसके बारे में हमें बताना है। दोस्तों तो एक इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर हो सकते हैं, एक स्टैटिक एरर होता है, एक ग्रॉस एरर होता है एंड एक सिस्टमेटिक एरर भी होता है। तो इन एरर को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, पर बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट एरर होते हैं एक इंस्ट्रूमेंट में। स्टैटिक एरर क्या होता है? ये होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड वैल्यू इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो वैल्यू आनी चाहिए और जो वैल्यू इंस्ट्रूमेंट ने दिखाई उसके बीच के डिफरेंस को स्टैटिक एरर
एरर बोला जाता है। ग्रॉस एरर क्या होता है? ये हमारी गलतियों से उत्पन्न एरर होते हैं। मान लीजिए हमने रीडिंग ही गलत ले ली या हमने रीडिंग ही गलत देख ली, तो ये एरर कहलाते हैं ग्रॉस एरर। अब आता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर जनरेट होते हैं जब आपका इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव हो जाए या आपका इंस्ट्रूमेंट पुराना हो जाए। नए इंस्ट्रूमेंट में भी ऐसा हो सकता है कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट खरीदा और वो डिवाइस पहले से ही फॉल्टी था, लेकिन इसके चांसेस काफी कम होते हैं। पर जैसे जैसे इक्विपमेंट पुराना हो जाता है उसके पार्ट्स घिस जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी वो रीडिंग ज्यादा दिखा सकता है, कभी वो रीडिंग कम दिखा सकता है। तो मतलब वो एक्यूरेट रीडिंग शो नहीं करेगा। इसका मतलब इसका कैलिब्रेशन खराब हो चुका है। ऐसे इफेक्ट को बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर या क्रमबद्ध त्रुटि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 98 है, इन अ होमोपोलर ट्रांसमिशन लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। आपके ऑप्शंस हैं रिडक्शन ऑफ स्किन इफेक्ट, बी मिटिगेटिंग द डायरेक्ट करंट मैग्नेटिक फील्ड, सी बैलेंसिंग द थ्री फेसेस एंड डी इंक्रीजिंग द लाइन कैपेसिटेंस। होमोपोलर ट्रांसमिशन लाइन पार्ट होता है डीसी ट्रांसमिशन का। हम दो तरीके से ट्रांसमिशन करते हैं, हम एसी से ट्रांसमिट कर सकते हैं और हम डीसी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। होमोपोलर ट्रांसमिशन लाइन एचवीडीसी का पार्ट है, यानी कि हाई वोल्टेज डीसी करंट का। तो एचवीडीसी में हम ट्रांसमिशन तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है मोनोपोलर, दूसरा होता है बायोपोलर एंड तीसरा होता है होमोपोलर। मोनोपोलर में सिंगल कंडक्टर होता है विद नेगेटिव पोलैरिटी। बायोपोलर में दो कंडक्टर होते हैं, एक पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ और दूसरा नेगेटिव पोलैरिटी के साथ। होमोपोलर में भी दो कंडक्टर होते हैं और दोनों ही नेगेटिव पोलैरिटी के साथ होते हैं। हम एडवांटेज की बात बाद में करेंगे, पहले हम डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो इसमें दो कंडक्टर होते हैं जिसमें हाई डीसी बह रही होती है, और क्योंकि इसमें हाई डीसी बह रही है तो इसमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो आसपास के सिग्नल को अफेक्ट करता है। कौन से सिग्नल हो सकते हैं? वो रेडियो सिग्नल हो सकते हैं, टीवी सिग्नल हो सकते हैं या टेलीफोनिक सिग्नल हो सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम को अफेक्ट करता है। इस इफेक्ट को कम करने के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो हम शील्डिंग कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब एक कंडक्टर पे हमने किसी तरह की इंसुलेशन प्रोवाइड कर दी जिससे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम हो जाए, या फिर हम ट्रांसपोजिशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस इफेक्ट को कम करने के लिए। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 99 है, इन एन एसी लोकोमोटिव द प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। आपके ऑप्शन हैं ए डीजल इंजन, बी बैटरीज, सी ओवरहेड लाइंस एंड डी ग्राउंड रेल्स। दोस्तों डीजल इंजन डीसी लोकोमोटिव में यूज होते हैं, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। बैटरीज आजकल की ईवीज में, या ये कह सकते हैं न्यू जनरेशन में बैटरीज इतनी पावरफुल है कि ये बसेस और पर्सनल व्हीकल के लिए यूज करी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी इनकी कई सारी लिमिटेशन होती हैं। ग्राउंड रेल को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये फीजेबल नहीं होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता है। हम किसको यूज कर सकते हैं? हम ओवरहेड लाइन का यूज कर सकते हैं। ओवरहेड लाइन हमें हाई पावर देता है, या ऐसा कह सकते हैं ये हमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है। अगर हम ट्रेन की बात करें तो ये पावर 25,000 वोल्टेज तक की हो सकती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100 है, गिवन अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विद अ टर्न रेशियो ऑफ 10:1, a primary voltage of 220 volt and a frequency of 50 Hz if the flux in the core is sinusoidal and has a maximum value of 0.02 Weber. What is the peak value of induced EMF in the secondary winding? आपके ऑप्शन है 440 वोल्ट, 314 वोल्ट, 628 वोल्ट, 2200 वोल्ट। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर रेशियो दे रखा है इसमें 10:1, और ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है? VS अपॉन में VP इक्वल्स टू NS अपॉन में NP। इसका मतलब सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन में प्राइमरी करंट विच इज इक्वल्स टू सेकेंडरी टर्न्स अपॉन में नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। तो यहाँ पे सेकेंडरी टर्न्स कितनी दे रखी है? 10, और प्राइमरी टर्न्स कितनी है? 1 है। अगर हमें वोल्टेज निकालना होता है इसका, तो वोल्टेज कैसे निकल जाता? हमें प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है इसमें 220 वोल्ट, टर्न्स कितनी है? 10:1, तो VS निकल के आ जाता है दोस्तों 2200 वोल्ट। तो हमसे सिंपल वोल्टेज नहीं पूछा है, इसमें हमसे पूछा है पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF। तो पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF क्या होगी इसकी? तो दोस्तों पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF होती है E पीक 2πfn मल्टीप्लाई में φn। तो यहाँ पे f हो गया फ्रीक्वेंसी, n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स एंड φm क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। अब को हम सॉल्व करते हैं। 2 × पाई को रखा हमने 3.14, फ्रीक्वेंसी है 50, क्योंकि हम सेकेंडरी का निकाल रहे हैं पीक, तो सेकेंडरी की हम वाइंडिंग लेंगे, वो कितनी थी? 10 थी, और फ्लक्स हमें गिवन है 0.02। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों 62.8 वोल्ट। तो ये ऑप्शन तो इसमें से कोई है नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 62.8 वोल्ट। अगर इसी में हमें RMS वैल्यू निकालने को बोला होता तो RMS वैल्यू क्या हो जाती? तो दोस्तों वो हो जाती 4.44 × F × N × φn। तो ये हो जाती है दोस्तों RMS वैल्यू। तो फिलहाल क्वेश्चन में पीक वैल्यू पूछा था सेकेंडरी की, तो पीक वैल्यू का फॉर्मूला होता है ये। तो ये आंसर कहीं मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 62.8 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 101 है, एक विभेदक रिले तब संचालित होता है जब इसकी दो कुंडलियों में धाराओं के बीच का अंतर निम्न से अधिक हो। दोस्तों विभेदक रिले या डिफरेंशियल रिले
का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। डिफरेंशियल रिले क्या करता है, ये इनकमिंग करंट को कंपेयर करता है आउटगोइंग करंट से, और नॉर्मल कंडीशन में इनकमिंग करंट बराबर होना चाहिए आउटगोइंग करंट के। इन केस ऑफ फॉल्ट कंडीशन करंट का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस सिस्टम में एक थ्रेशोल्ड वैल्यू, जिसे पिकअप वैल्यू भी कहा जाता है, सेट करके रखते हैं। मान लीजिए हमने 2 एम्पेयर की पिकअप वैल्यू सेट करके रखी है। तो दोस्तों इन केस ऑफ फॉल्ट कंडीशन इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का लेवल अगर 2 एम्पेयर से ज्यादा हुआ तो ये सर्किट ट्रिप हो जाएगा। तो ये पिकअप वैल्यू क्या है, ये एक प्री डिफाइंड वैल्यू है, यानी कि पूर्व निर्धारित मान है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 102 है, द शेयरिंग ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर। आपके ऑप्शन से ए रेजिस्टेंस, बी फ्रीक्वेंसी, सी कैपेसिटेंस एंड डी इंडक्टेंस। दोस्तों शेयरिंग ब्रिज से हम मेजर करते हैं कैपेसिटेंस को, और इससे और क्या मेजर हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस मेजर हो सकते हैं, और कैपेसिटर का पावर फैक्टर भी हम मेजर कर सकते हैं। वेन ब्रिज से हम क्या मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। एंडरसन ब्रिज से हम इंडक्टेंस को मेजर करते हैं, और रेजिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से, केल्विन डबल ब्रिज से, मेगर से, कैरी फोस्टर ब्रिज से। तो इससे हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 103 है, इन अ कंट्रोल सिस्टम इफ ऑल पोल्स लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन द सिस्टम इज। दोस्तों इसको समझाते हैं एक ग्राफ से। ये इसका रियल प्लेन है, ये इसकी इमेजिनरी प्लेन है। तो सिस्टम कब स्टेबल होगा, जब वो रियल प्लेन के लेफ्ट साइड पे लाई करेगा, तब सिस्टम स्टेबल होगा। अगर सिस्टम इमेजिनरी और रियल पार्ट के सेंटर पॉइंट पे लाई कर रहा है तो ये कंडीशन होती है जस्ट स्टेबल या स्ट्रिक्ट स्टेबल की। अगर सिस्टम दोस्तों राइट साइड ऑफ द एस प्लेन लाई कर रहा है तब सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर सिस्टम दोस्तों इमेजिनरी पार्ट पे भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में भी सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो दोस्तों ये कुछ स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशंस होती हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 104 है, इन अ सर्किट एनालिसिस कन्वर्टिंग अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस टू अ करंट सोर्स इन अ पैरेलल विद द सेम रेजिस्टेंस इज नोन एज। दोस्तों इस कंडीशन को बोला जाता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हम सोर्स को चेंज कर रहे हैं। अब सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स वोल्टेज भी हो सकता है और सोर्स करंट भी हो सकता है। तो अगर हम करंट या वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफॉर्म कर दें तो उसे बोला जाता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें यही पूछा गया है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, या तो हम वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स में, या फिर करंट सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स में। मान लीजिए एक सर्किट है और यहाँ पे एक करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है और ये 10 ओम का एक सर्किट है, यहाँ पे एक 5 ओम है, यहाँ पे एक 5 ओम है। तो हम इस पार्ट को, जिसे मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, हम इस पार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स में। अगर दोस्तों एक रजिस्टर एक करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट होगा तो उस कंडीशन में हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक वोल्टेज सोर्स एक रजिस्टर के सीरीज में कनेक्ट होगा तो उसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करें तो इसको कैसे करेंगे, हमें पता है आई क्या होता है, V अपॉन में R, और V क्या होता है दोस्तों, IR। यहाँ पे करंट कितना है, 1 एम्पेयर का करंट है, वोल्टेज कितना है, 10 एम्पेयर का वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस कितना है, 10 एम्पेयर का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो ये सर्किट कन्वर्ट होके कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आ गया तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आ गया, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 5 ओम का एक रेजिस्टेंस, जो ये वाला रेजिस्टेंस था, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था 5 ओम का। हम 10 ओम और 5 ओम के रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं तो ये टोटल 15 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे 10 वोल्ट का वोल्टेज होगा। तो इस तरीके से हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसकी क्लास ले लेंगे अच्छे से। अब हम करते हैं वोल्टेज टू करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मर। तो एक सर्किट बनाते हैं, यहाँ पे 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये 15 ओम का रेजिस्टेंस सोर्स है। तो अगर हमें इसको करंट सोर्स बनाना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = V अपॉन में R। तो वोल्टेज कितना है 10 और करंट कितना है 15, तो ये हो जाएगा 2/3 एम्पेयर। तो इसको अगर हमने करंट सोर्स बनाया, यहाँ पे भी एक मान लेते हैं 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये 5 ओम, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगेगा 15 ओम का, ये वाला रेजिस्टेंस, और इसके पैरेलल में करंट सोर्स लगेगा कितने का, 2/3 एम्पेयर का, जो हमने यहाँ से निकाला। तो हमने वोल्टेज सोर्स को अब करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 105 है, इन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन व्हाट डिजाइन कंसिडरेशन इज वाइटल फॉर मशीनरी। आपके ऑप्शन से प्रॉक्सिमिटी टू विंडो, बी एडिकेट पावर सप्लाई, सी कलर कोऑर्डिनेशन एंड डी डिस्टेंस फ्रॉम दी मेन गेट। दोस्तों ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे कि इन केस अगर हम पावर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि हर मशीनरी के लिए दोस्तों अलग अलग पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें एडिकेट पावर सप्लाई हर एक मशीन को देनी होगी ताकि वो मशीन प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाए। ज्यादा पावर सप्लाई दे देंगे तो मशीन में फॉल्ट आ जाएगा, कम सप्लाई देंगे तो मशीन ऑपरेट नहीं कर पाएगी। और इसमें हमें क्या देखना होता है, इसमें हमें वोल्टेज भी देखना होता है, कितने वोल्टेज देने हैं, इसमें हमें करंट भी देखना होता है, कितने एम्पेयर का करंट प्रोवाइड करना है, और इसमें फ्रीक्वेंसी भी हमें देखनी होती है कि कितनी
फ्रिक्वेंसी पे ये ऑपरेट करेगी एक मशीन। तो हमें कई सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो ये किसका पार्ट है? ये एडिकेट पावर सप्लाई का पार्ट है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मर ऑफ एफएस 1/s। दोस्तों एक टेबल याद कर लेना। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन होता है FUT, 1/s² का फंक्शन होता है t, n एक्सपोनेंशियल SN+1 का फंक्शन होता है t की पावर n, 1/s+a का फंक्शन होता है e की पावर -at, और एक और होता है 1/s+a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू t की पावर e-at। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस को याद कर लेना। डायरेक्ट फॉर्मूले में डायरेक्टली आप इससे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 107 है, विच ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई अ 3 रजिस्टर नेटवर्क। आपके ऑप्शन है A स्टार टू डेल्टा और B डेल्टा टू स्टार। देखिए इसमें ऑप्शन में ओनली B दे रखा है, लेकिन हम दोनों मेथड से एक 3 फेज सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, बोथ A एंड B। अब इसमें 2 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें 3 रजिस्टर लगे होते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्टार कनेक्शन, जो मैं रेड से आपको दिखा रहा हूँ। ये हो गया RA, RB, RC, ये हो गया R1, R2, R3। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा? RA क्या हो जाएगा इसमें? R2 प्लस R3, R2 इंटू R3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। RB क्या हो जाएगा? R3 मल्टीप्लाई में R1, R1 प्लस R2 प्लस R3। सेम RC क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? ये डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर हम डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, मान लीजिए ये रेड वाला पार्ट हमारा स्टार पार्ट है और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेल्टा पार्ट में, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी R1 विच इज इक्वल टू RB प्लस RC प्लस में RB RC अपॉन में RA R2 RC RA RC RA अपॉन में RB, और R3 क्या हो जाएगा? RA प्लस RB प्लस में RA RB अपॉन RC। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 108 है, द डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। दोस्तों डायनमोमीटर वाटमीटर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। इसमें 2 कॉइल होती हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉइल और दूसरी कॉइल होती है मूविंग कॉइल। तो दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन क्या बताता है कि अगर एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो वो कॉइल एक दूसरी कॉइल में EMF इंड्यूस करेगी, जिससे एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल काम करता है। अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें 2 कॉइल होती है, एक फिक्स्ड कॉइल होती है, एक मूविंग कॉइल होती है। फिक्स्ड कॉइल होती है हमारी करंट कॉइल एंड मूविंग कॉइल होती है प्रेशर कॉइल। और दोस्तों डायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज हो सकता है? ये एमीटर में, वोल्ट मीटर में और वाट्स मीटर में इसका उपयोग किया जा सकता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 109 है, द प्रिंसिपल ऑन विच DC जनरेटर ऑपरेट इज। आपके ऑप्शन है A ओम्स लॉ, B एम्पियर लॉ, C फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड D किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दोस्तों DC जनरेटर का प्रिंसिपल काम करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताता है? जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को प्लेस किया जाता है तो वो कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन को कट करता है, जिसकी वजह से EMF इंड्यूस होता है। और DC जनरेटर में रोटर मूविंग पार्ट होता है जिसका कॉइल रोटेट करता है, और स्टेटर स्थिर भाग होता है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो जब रोटर कॉइल रोटेट करती है उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को कट करेगी, जिससे EMF इंड्यूस होगा और करंट जनरेट होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 110 है, इन अ 2 पोर्ट नेटवर्क द ओपन सर्किट इम्पीडेंस Z11 पैरामीटर रिप्रेजेंट। दोस्तों हम 2 पोर्ट नेटवर्क की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इसमें 2 पोर्ट होते हैं, पोर्ट A और पोर्ट B। यहाँ पे वोल्टेज V1 होगा, यहाँ पे वोल्टेज V2 होगा, यहाँ पे करंट I1 होगा और यहाँ पे करंट I2 फ्लो कर रहा होगा। तो दोस्तों हमें ओपन सर्किट इम्पीडेंस इसका फाइंड आउट करना है। तो हमने V2 का पार्ट यानी कि CD वाला अगर हम इसको ओपन कर दें तब क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों Z11 V1 अपॉन में I1, और I2 क्या हो जाएगा? क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो I2 क्या हो जाएगा? 0। तो ये कंडीशन होगी जब सर्किट ओपन होगा। तो इसका मतलब इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा? इम्पीडेंस क्या होता है? V अपॉन Z। तो इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा इसमें? V1 अपॉन Z1 विद आउटपुट ओपन सर्किट। आउटपुट ओपन सर्किट यानी कि I2 0। सो ये कंडीशन बनेगी। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, सिंक्रोनस मोटर ऐसी गति से चलती है जो डैश के साथ सिंक्रोनाइज होती है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर की स्पीड का फॉर्मूला होता है NS = 120 F/P। तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होती है? वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की रेंज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करें तो सिंक्रोनस स्पीड उस
हिसाब से बढ़ेगी या घटेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड घटेगी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 112 है, मोटर के लिए MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का चयन करते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर किस चीज में मोटर को प्रोटेक्ट करता है। ये मोटर को हाई स्टार्टिंग करंट से बचाता है। तो अगर ये हाई स्टार्टिंग करंट से बचा रहा है तो हमें किस चीज की रेटिंग देखनी है, हमें मोटर की स्टार्टिंग करंट की रेटिंग देखनी है। क्योंकि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर हैवी करंट ड्रॉ करती है जो 2 से 3 गुना तक रेटेड करंट से ज्यादा होता है, जिससे एक तो सप्लाई लाइन पे एडिशनल लोड पड़ता है, दूसरा मोटर की वाइंडिंग जलने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम ओवर करंट प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ओवर करंट प्रोटेक्शन में फिर क्या आ जाता है, MCCB आ जाता है एक पार्ट। तो MCCB की रेटिंग इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर MCCB की रेटिंग प्रॉपर नहीं हुई या कम रेटिंग हुई तो जैसे ही मोटर स्टार्ट करेंगे MCCB ट्रिप कर जाएगा और मोटर रोटेट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसकी रेटिंग कम है, ओवर करंट रेटिंग। अगर MCCB की रेटिंग ज्यादा हो गई, लिमिट से ज्यादा हो गई, तो मोटर में फॉल्ट आ जाएगा, इसके बाद भी ये MCCB ट्रिप नहीं करेगी। तो इसमें मुख्य चीज क्या है देखने के लिए, MCCB की करंट रेटिंग मुख्य चीज है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 113 है, द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज द रेशियो ऑफ। आपके ऑप्शंस हैं सेकेंडरी टू प्राइमरी रेजिस्टेंस, बी सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज, सी प्राइमरी टू सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड डी प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज। दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है एक ट्रांसफॉर्मर का, जिसे हम डोनेट करते हैं K से, होता है V2 अपॉन में V1 इक्वल्स टू E2 अपॉन में E1 विच इज इक्वल्स टू N2 अपॉन में N1। यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन में प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी इंड्यूस EMF अपॉन में प्राइमरी इंड्यूस EMF एंड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। इसे बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 114 है, द ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय। आपके ऑप्शन है ए नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल, बी नंबर ऑफ फीडबैक लूप, सी हाईएस्ट पावर ऑफ S इन अ ट्रांसफर फंक्शन एंड डी नंबर ऑफ आउटपुट सिग्नल। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम का है विच यू कैन स्किप। दोस्तों ऑर्डर ऑफ सिस्टम डिफाइन करा जाता है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट से, और ये एक्सपोनेंट कहाँ पे होता है, ये एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में होता है, यानी कि 1 अपॉन S स्क्वायर। तो ये जो पावर है S स्क्वायर की 2 क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ सिस्टम है। अगर इसकी पावर होती 1 अपॉन में S क्यूब तो इसका ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता, 3 होता। जो भी डिनोमिनेटर में पावर होगी हाईएस्ट वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ सिस्टम, और ऑर्डर ऑफ सिस्टम से निकाले जाते हैं नंबर ऑफ पोल। जितने ऑर्डर ऑफ सिस्टम होंगे उतने ही नंबर ऑफ पोल्स होंगे। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 115 है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट डिफाइन इट्स ड्यूरिंग रैपिड चेंज इन द मेजरेंट। आपके ऑप्शन है ए डायनामिक, बी एक्यूरेसी, सी स्टैटिक एंड डी प्रिसीजन। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट का डायनामिक बिहेवियर रिस्पॉन्स टाइम को दर्शाता है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर हम दोस्तों इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में कुछ चेंजेस करते हैं, मान लीजिए पहले हम 5 एम्पेयर का करंट नाप रहे थे, अब हम 10 एम्पेयर का करंट नाप रहे हैं, तो जो ये चेंज हुआ है इनपुट में, तो क्या वो इसको मेजर एक्यूरेटली कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये बताता है रिस्पॉन्स टाइम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी ये 5 एम्पेयर के अकॉर्डिंग हमें रीडिंग शो कर रहा है। तो ये होता है एक सिस्टम का डायनेमिक बिहेवियर। अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी दर्शाती है कि एक सिस्टम की रीडिंग उसकी ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, यानी कि वो एक्चुअल रीडिंग के कितने क्लोज है वो बताती है एक्यूरेसी। और दोस्तों स्टैटिक बिहेवियर क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट की स्थिर क्वांटिटीज होती हैं, और प्रिसीजन क्या होता है कि हम बार बार किसी भी क्वांटिटीज को मेजर करें लेकिन वो हर बार हमें सही वैल्यू दे, उसे बोला जाता है प्रिसीजन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 116 है, परमाणु रिएक्टर में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया डैश द्वारा कायम रहती है। आपके ऑप्शन से धीमे न्यूट्रॉन, तेज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें पूछा गया है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन होती है वो कैसे कायम रह सकती है या कैसे सस्टेन रह सकती है। तो वो दोस्तों स्लो न्यूट्रॉन के थ्रू सस्टेन रह सकती है। कैसे, अभी बात करते हैं। दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक होता है फास्ट न्यूट्रॉन और एक होते हैं स्लो न्यूट्रॉन। तो फास्ट न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन स्लो न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन को कायम रखने के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि दोस्तों फास्ट न्यूट्रॉन के पास हाई एनर्जी होती है और ये फ्यूजन प्रोसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों फास्ट न्यूट्रॉन में हाई एनर्जी होती है जिससे स्टार्ट होती है फ्यूजन प्रोसेस, पर इसका एक डिसएडवांटेज होता है, ये एनर्जी को जल्दी लूज कर देते हैं। तो अगर इन्होंने एनर्जी लूज कर दी तो चेन रिएक्शन कायम फिर नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए उस चेन रिएक्शन को कायम करने के लिए हमें स्लो न्यूट्रॉन की
जरूरत पड़ती है। और स्लो न्यूट्रॉन हम किसकी मदद से कर सकते हैं, हम मॉडरेटर की मदद से इसको अचीव कर सकते हैं। और हम मॉडरेटर में क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं या नॉर्मल वाटर बोल सकते हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन को कैप्चर करना इजी हो जाता है, जिससे हम फ्यूजन प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। और दोस्तों स्लो न्यूट्रॉन में कंट्रोलेबिलिटी भी और स्टेबिलिटी भी दोनों ही अच्छी होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 117 है, विच बूलियन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल्स। आपके ऑप्शन है नॉट ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सओर ऑपरेशन और एंड ऑपरेशन। दोस्तों हम एंड ऑपरेशन में दो बाइनरी ऑपरेशन को या दो बाइनरी वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें मान लीजिए एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, और यहाँ पे हमारा आउटपुट है। तो इसका जो आउटपुट होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए डॉट बी से। तो दोस्तों अगर दोनों इनपुट की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगा। अगर एक इनपुट की वैल्यू 0 है और दूसरे इनपुट की वैल्यू 1 है तो भी आउटपुट 0 मिलेगा। और दोस्तों अगर पहले इनपुट की वैल्यू 1 है और दूसरे इनपुट की वैल्यू 0 है तभी भी आउटपुट 0 मिलेगा। और अगर दोनों इनपुट की वैल्यू 1 है तब आउटपुट हमें 1 मिलेगा। तो ये बताता है एंड ऑपरेशन, और इसमें लगता है मल्टीप्लीकेशन। तो 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0 और 1 × 1 1। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, इन 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर द 4th क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन पार्ट 3 में भी आया था, जिसमें हमने बताया था कि एक मोटर 4 क्वाड्रेंट में ऑपरेट करती है। पहला क्वाड्रेंट होता है फॉरवर्ड मोटरिंग, दूसरा क्वाड्रेंट होता है फॉरवर्ड ब्रेकिंग, तीसरा क्वाड्रेंट होता है रिवर्स मोटरिंग और चौथा क्वाड्रेंट होता है रिवर्स ब्रेकिंग। तो दोस्तों इसमें चौथे क्वाड्रेंट के बारे में पूछा गया है, खैर उसको भी बात कर लेंगे। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, जल्दी जल्दी बताता हुआ चलूं, टॉर्क और पावर दोनों पॉजिटिव होती हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में स्पीड पॉजिटिव होगी लेकिन टॉर्क नेगेटिव होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में स्पीड और टॉर्क दोनों नेगेटिव होंगे, और चौथे क्वाड्रेंट में टॉर्क पॉजिटिव होगा और स्पीड नेगेटिव होगी। तो दोस्तों जब टॉर्क पॉजिटिव हो और स्पीड नेगेटिव हो तो उस केस में मोटर जनरेटिंग मोड में काम कर रही होती है, जिसे बोला जाता है रिवर्स ब्रेकिंग। क्योंकि ब्रेकिंग में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड मोटर वर्क करती है जनरेटर मोड में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जनरेटिंग विद फॉरवर्ड टॉर्क। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सर्ज टैंक इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज टू। आपके ऑप्शन है रिड्यूस वाटर हैमर इफेक्ट इन द पेनस्टॉक, बी स्टोर वाटर फॉर फ्यूचर यूज, सी जनरेट एडिशनल पावर एंड डी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन। दोस्तों सर्ज टैंक को हाइड्रो पावर प्लांट पे अप्लाई करा जाता है, और ये क्या करता है, ये वाटर के प्रेशर को रिड्यूस करता है, या ऐसा कह सकते हैं वाटर के एक्सेलरेशन को कम करता है। दोस्तों अगर पानी बह रहा हो और हम उसमें एक बाधा लगा दे तो पानी पहले एक हैमर का इफेक्ट देता है, यानी कि पानी आगे आने की कोशिश करता है और एक तरीके का झटका मारता है, तो उसी को बोला जाता है हैमर इफेक्ट। तो पेनस्टॉक कुछ ऐसा होता है दोस्तों, ये एक पाथ होता है जहाँ से पानी फ्लो कर रहा होता है, तो अगर इसमें हैमर इफेक्ट पड़ेगा तो पेनस्टॉक के टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसी खतरे को कम करने के लिए हम यूज करते हैं सर्ज टैंक का। इसका प्राइमरी पर्पस है हैमर इफेक्ट कम करने का, और दूसरा इसका पर्पस है ये एक स्मॉल स्टोरेज की तरह भी काम कर सकता है एडिशनल वाटर सप्लाई देने के लिए। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 120 है, इन अ स्टार डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इन फेस वोल्टेज इज वीपी एंड लाइन वोल्टेज इज वीआई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो दोस्तों स्टार ऑपरेशन में लाइन करंट बराबर होता है फेस करंट के, और जो लाइन वोल्टेज होता है वो होता है √3 फेस करंट। तो अगर हम फेस करंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, VL/√3। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। सो दोस्तों टोटल 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।